अब हम बात करते हैं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के बारे में। सबसे पहले इसमें दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला होता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर जो फीमेल होती है वो ऑलरेडी एक नोन केस होती है डायबिटीज की प्रायर टू दी प्रेगनेंसी। तो वही जो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, इट इज एनी डायबिटीज विथ ऑनसेट और फर्स्ट रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब कोई भी डायबिटीज जिसका ऑनसेट या फिर पहली बार रिकॉग्निशन उस डायबिटीज का प्रेगनेंसी के दौरान हुआ हो, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। अब आपको वो क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए जिससे हम नेम कर सकते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आउटसाइड द प्रेगनेंसी। मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो डायबिटिक है, क्या क्राइटेरिया है उसके लिए। तो ये चार क्राइटेरिया है जिसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो उसको हम डायबिटिक बोल सकते हैं। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है तो आप डायबिटिक हो। अगर आपका 2 आवर ओजीडी टेस्ट मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है तो आप डायबिटिक हो। अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है तो आप डायबिटिक हो। अगर आपका HbA1c मोर देन इक्वल टू 6.5 है तो आप डायबिटिक हो। तो ये चार टेस्ट में से अगर कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आती है, इस क्राइटेरिया इस कट ऑफ के आगे जाता है, तो आप डायबिटिक हो आउटसाइड द प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए बेसिकली जो हम डायग्नोसिस करते हैं इसका, वो करते हैं नेशनल गाइडलाइंस के थ्रू जो हमको डिप्सी ने दी है। तो हम नेशनल डिप्सी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें हम सिंगल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह भी काम करता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह भी काम करता है। ये एक सिंगल टेस्ट, और ये सिंगल टेस्ट जो हम यूज करते हैं वो होता है 2 आवर OGTT। ओके, दैट इज 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये जो 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये हम सारे के सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर करेंगे। मतलब यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम, सारे के सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर कर रहे हैं। और इसको दो बार किया जाता है, इट इज डन ट्वाइस। पहली बार हम करते हैं इसको ड्यूरिंग द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर हम इसको रिपीट करेंगे ड्यूरिंग 24 टू 28 वीक्स। बस एक चीज का आपको याद रखना है कि मिनिमम गैप जो आपको फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में रखना है वो 4 हफ्तों का रखना है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई फीमेल आपके पास आती है पहली ANC विजिट के लिए आफ्टर 24 वीक्स, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप जो है OGTT टेस्ट करोगे, दूसरी बार करोगे ही नहीं। ठीक है। अब आपको ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो आप 2 आवर OGTT टेस्ट कर रहे हो, इसको 2 बार क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन है, क्या रीजन है कि जो हार्मोन आपके प्रेगनेंसी के दौरान रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, दैट इज योर HPL, ये बढ़ते रहता है अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। मतलब जैसे जैसे पीरियड ऑफ जेस्टेशन बढ़ेगा वैसे वैसे HPL बढ़ेगा, और HPL इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाते रहेगा। इसीलिए जो आपकी प्रेगनेंसी है ये एक हाइपर इंसुलिनीमिया वाली स्टेट है जिसमें इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते रहते हैं। इसीलिए आप फीमेल्स को जब प्रेग्नेंट होती है तब ये सजेस्ट करते हो कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग अवॉइड करें। अवॉइड क्यों करना है आपको प्रोलॉन्ग फास्टिंग? क्योंकि अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करोगे तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ड्यू टू दिस हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, हाँ जी ठीक है। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलता है, मतलब वो ग्लाइकोजूरिया मिल रहा है आपको बेसिकली। तो क्या आप डायरेक्टली उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ट्रीट करना शुरू कर दोगे? बिल्कुल नहीं। ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसीलिए अगर ग्लाइकोजूरिया मिल रहा है, आप बस स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू कर दोगे फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है। अब ये जो टेस्ट करते हो आप 2 आवर OGTT टेस्ट, जो कि स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक दोनों टेस्ट है बेसिकली GDM के लिए, ये इसमें एक फास्टिंग मैंडेटरी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। फास्टिंग इज नॉट मैंडेटरी इन दिस 2 आवर OGTT टेस्ट अकॉर्डिंग टू द डिप्सी गाइडलाइंस ऑफ इंडिया। ठीक है। इस टेस्ट को हमको करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ लास्ट मील। लास्ट मील तुमने कब खाई थी वो मैटर नहीं करता इस टेस्ट को करने के लिए। और इस टेस्ट को करते कैसे? आपको 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज लेना है, उसको घोलना है इंटू 300 ml वाटर के अंदर, और फिर उसको 10 मिनट के टाइम इंटरवल पे आपको ओरली ले लेना है। ओके। और फिर उसके बाद आप 2 घंटे के बाद सिंगल ब्लड सैंपल लोगे। सिंगल ब्लड सैंपल लिया जाता है आफ्टर दी 2 आवर्स, और फिर उस सिंगल ब्लड सैंपल के अंदर अगर आपका ब्लड ग्लूकोज मोर देन इक्वल टू 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर आता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे। अगर मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर आता है तो उसको ओवर्ट डायबिटीज बोलेंगे। ठीक है। देखो अलग अलग नाम इसलिए दिए क्योंकि दोनों ही केसेस आपके एक्चुअल में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का है, लेकिन इसको मोर देन 200 वाले को हमने ओवर डायबिटीज ये नाम अलग से इसलिए दिया क्योंकि इस केस में मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पीओजी, मतलब अगर 140 से ज्यादा की रीडिंग आ गई तो पीओजी मैटर नहीं करता, पीरियड ऑफ जेस्टेशन मैटर नहीं करता, उस केस को हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोल ही देंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको नौजिया बहुत ज्यादा होते रहता है, और ये आप 75 ग्राम ग्लूकोज डायरेक्टली ओरली दोगे तो हो सकता है कि वो उसकी उल्टी कर दे। तो अगर फीमेल जो है वॉमिट कर देती है इस 75 ग्राम ग्लूकोज को जो 300 ml वाटर के अंदर हमने दिया हुआ है, तो अगर ये उल्टी वो 30 मिनट के अंदर करते हैं तो आप टेस्ट को अगले दिन परफॉर्म करिए।
ओके। लेकिन अगर ये उल्टी वो 30 मिनट के बाद में करता है तो आप टेस्ट को जैसा कंटिन्यू करने वाले थे वैसा ही कंटिन्यू करिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आईएपी डीएसटी क्राइटेरिया के बारे में। ये आईएपी डीएसटी क्राइटेरिया ओल्डर क्राइटेरिया है। अभी जो गाइडलाइंस हम यूज करते हैं वो डिप्सी गाइडलाइंस है, लेकिन इनके ऊपर पीवाई कुछ पूछे गए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आईआईपी डीएसटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको 2 और ओजीटीटी कुछ इस फॉर्मेट में करना होता था। पहले आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सैंपल लेते थे, फिर उसके बाद आप 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज को देते थे 300 ml वाटर के अंदर घोल के। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप सैंपल लेते थे और 2 घंटे के बाद सैंपल लेते थे। जो कट ऑफ रहता था फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के सैंपल के लिए वो 92 था। 1 घंटे के बाद जो आप सैंपल लेते थे उसका कट ऑफ था 180 और 2 घंटे के बाद जो आप सैंपल लेते थे उसका कट ऑफ था 153। मान लीजिए कि इन तीनों में से अगर मोर देन इक्वल टू 1 वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाती थी, बियॉन्ड द कट ऑफ आ जाती थी, तो उसको हम कहते थे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अकॉर्डिंग टू द आईआईपी डीएसडी क्राइटेरिया, जो अभी हम यूज नहीं करते। अभी हम यूज करते हैं डिप्सी गाइडलाइंस। फिर हम बात करते हैं एक व्हाइट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। ये भी ओल्डर क्लासिफिकेशन है जिसको आज हम यूज नहीं करते उतना। ये बेसिकली कहता है कि जो आपका जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है ये क्लास ए डायबिटीज है। इनके पास क्लास बी सी डी ऐसे बहुत सारे डायबिटीज है। इसमें से बोलते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है ये क्लास ए डायबिटीज है और इसको भी हम इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है। क्लास ए1 डायबिटीज, ए2 डायबिटीज। ए1 वो है जो कि डाइट पे अकेले डाइट से कंट्रोल हो जाता है और ए2 वो है जो कि इंसुलिन से कंट्रोल होता है। ठीक है। फिर हम बात करता है कि किसी प्रेग्नेंट फीमेल को अगर डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज अगर है प्रेगनेंसी के अंदर, चाहे वो प्री जेस्टेशनल हो चाहे जेस्टेशनल हो, किसी भी टाइप का अगर डायबिटीज है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकता है और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल सकता है ड्यू टू डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर कर देते हैं कि ये इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज क्यों देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया विच इज फीटोटॉक्सिक। क्योंकि डायबिटीज अगर होगा तो फीटस के अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा और मदर के अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और ये और ये जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है ये फीटोटॉक्सिक होता है। फीटोटॉक्सिक कैसे होता है? क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया फ्री रेडिकल इंजरी कॉज करता है ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान अगर फ्री रेडिकल इंजरी होगी तो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रॉपर्ली होगा ही नहीं, जिसके कारण ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब आपको पता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो है ये तो है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ही हो जाता है, और नॉर्मली अगर आप देखोगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का ऑनसेट नॉर्मली 24 हफ्तों के बाद ही होता था। नॉर्मली 24 हफ्तों के बाद ही होता था, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता था। तो इसका मतलब यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज। जो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ द ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है जो कि ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज के रिस्क को इंक्रीज कर रहा है, ना कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। फिर आपके पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। आपने मेडिसिन के अंदर पढ़ा होगा कि ये बेसिकली ग्लूकोज कंट्रोल को बताता है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये आपको बेसिकली बताता है रिस्क ऑफ एनोमलीज के बारे में। रिस्क ऑफ एनोमलीज के बारे में कैसे बताता है कि अगर मान लीजिए आपकी HbA1c के लेवल्स नॉर्मल है, मतलब लेस देन 6.5 है, तो देयर इज नो इंक्रीज रिस्क फॉर ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज। अगर आपके लेवल 6.5 है तो 3% चांस होता है, 7.5 है तो 4% चांस, 8.5 है तो 8% चांस, मोर देन 9 अगर आपका बेसिकली HbA1c के लेवल्स है तो फिर 15% चांस होता है कि वो फीमेल बेसिकली जो फीटस को जन्म देगी वो ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज के साथ आएगा। ठीक है। अब आपको ये बेसिकली समझा कि जो HbA1c है इट इज टेलिंग अबाउट द रिस्क ऑफ एनोमलीज। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टेल्स यू अबाउट द रिस्क ऑफ एनोमलीज, और ऑप्शन में HbA1c और लेवल 2 यूएसजी स्कैन दिया रहा, तो आप HbA1c को ही मार्क करेंगे। लेवल 2 यूएसजी स्कैन जो है ये आपको एनोमलीज को देखने में मदद करता है कि एनोमली अगर प्रेजेंट है तो दिखेगी, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं दिखेगी। लेकिन लेवल 2 यूएसजी स्कैन यूज नहीं करते आप फॉर टू नो अबाउट द रिस्क ऑफ द एनोमलीज। ठीक है। ठीक है। अब मोस्ट कॉमन एनोमलीज जो डेवलप होती है वो होती है सीवीएस की एनोमलीज, और दूसरी होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सिंगल मोस्ट कॉमन एनोमली की अगर हम बात करते हैं जो डेवलप होती है वो होती है आपकी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और ये सारी एनोमलीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज है, तो ये सारी की सारी आपकी प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण हो रही है। मोस्ट स्पेसिफिक एनोमली की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट स्पेसिफिक एनोमली होती है सेक्रल एजेनेसिस, जिसको हम कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें देयर इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सैक्रम फॉलोड बाय द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब। आप देख सकते हो सैक्रम और लोअर लिम्ब दोनों का एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। एक्सरे के ऊपर भी आप सेम चीज देख सकते हो। मान लीजिए आपको ये इमेज दी जाए क्वेश्चन के अंदर और पूछा जाए कि ये किसका कॉम्प्लिकेशन है,
जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का या प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का? तो आपको आंसर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ही करना है, क्योंकि प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ही वो डायबिटीज मेलाइटिस होता है जो कि आपकी ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज के रिस्क को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि विद इन सीबीएस सिस्टम मोस्ट स्पेसिफिक एनोमली कौन सी है? तो वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ओवरऑल मोस्ट स्पेसिफिक एनोमली आपकी सैक्रल एजेनेसिस थी, और विद इन सीबीएस सिस्टम मोस्ट स्पेसिफिक एनोमली आपका ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है। ठीक है, अब हम इस रिस्क को, जो एनोमली के रिस्क है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इन दिस पेशेंट्स ऑफ प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस? बहुत सिंपल है, आपको ग्लूकोज कंट्रोल स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल रखोगे तो जो इंक्रीज रिस्क है एनोमली की वो नहीं रहेगी। अब इफ अ वुमन विद प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बिकम्स प्रेग्नेंट, तो आपको उसको शिफ्ट कर देना है इंसुलिन थेरेपी पर। मान लीजिए कि पहले वो फीमेल जो थी वो मेटफॉर्मिन पे थी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे थी, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स उतना स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल नहीं रख सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसीलिए उस फीमेल को आप क्या कर दोगे, इंसुलिन थेरेपी पे कन्वर्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे जब वो प्रेग्नेंट बनेगी। तो इससे हम जो है स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल को रख पाएंगे ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ठीक है, साथ में क्या आपको हाई डोज का फोलिक एसिड देना होता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनोमली? जी बिल्कुल नहीं। जो फोलिक एसिड का डोज आप नॉर्मल फीमेल्स के अंदर देते हो, सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर देते हो, वही आपको यहां पर भी दे देना है, दैट इज 0.4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, देन शुड लेवल 2 यूएसजी बी डन? ये सवाल पूछ क्यों रहे हो आप? क्योंकि आपको तो पता है ना कि लेवल 2 यूएसजी तो सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर करते थे, तो ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस तो भाई एनोमलीज कॉज नहीं करता। अब ये एनोमलीज कॉज नहीं करता तो फिर एनोमलीज कॉज इनमें क्यों करेंगे? तो पर ये लोग ये भूल जाता है कि लेवल 2 यूएसडी जो होता था बेसिकली, जिसको हम एनोमली स्कैन के नाम से भी जानते थे, ये तो सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर करते थे ना, तो इनके अंदर भी ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज की रिस्क को बढ़ाए ना बढ़ाए वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके पेशेंट को प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, तो कौन सी एडिशनल टेस्ट आपको करनी पड़ेगी अलोंग विद लेवल 2 यूएसजी? तो वो है आपकी फीटल इकोकार्डियोग्राफी। बड़ी सिंपल रीजन है, जो मोस्ट कॉमन एनोमलीज होती है वो अगर सीवीएस की एनोमलोज है फॉलोड बाय न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो आप क्या फीटल इकोकार्डियोग्राफी नहीं करोगे? और ये भी उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान करना पड़ता है जब लेवल 2 यूएसजी करते हो, दैट इज 18 टू 22 वीक्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके पेशेंट को प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है और उसका HbA1c लेवल हाई है, तो क्या आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी करोगे? जी बिल्कुल करोगे। क्यों करते हो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी इन द केस ऑफ दिस प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल नहीं है, ग्लूकोज कंट्रोल नहीं है, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी क्यों करते हो? तो लुक फॉर दी एनेंसेफेली। देखो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी के अंदर आप उतनी एनोमलीज को जो है नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि उतनी एनोमलीज को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, लेकिन एनेंसेफेली को आप बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी, क्योंकि ये 10 से 11 हफ्तों में ही आपका एनेंसेफेली जो है विजिबल हो जाता है। इसीलिए अगर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज वाली वुमेन है, HbA1c हाई है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूएसजी करो करोगे ही करोगे टू लुक फॉर दी एनेंसेफेली। जो दूसरा फीटल कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैक्रोजोमिया। मैक्रोजोमिया मतलब क्या? माइक्रोजोमिया मतलब आपका अगर बेबी का एस्टिमेटेड बर्थ वेट मोर देन इक्वल टू 4 kg होता है तो उसे हम कहते हैं मैक्रोजोमिया। ठीक है, इस एस्टिमेटेड बर्थ वेट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बेसिकली होता है हेडलॉक्स फॉर्मूला। इस हेडलॉक्स फॉर्मूला के अंदर आप चारों पैरामीटर्स का यूज करते हो, और ये बेस्ट मेथड होता है आपके एस्टिमेटेड बर्थ वेट को कैलकुलेट करने का बेबी के लिए। अगर इनमें से बेस्ट अकेले सिंगल बेस्ट पैरामीटर की बात करें तो वो होता है एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस। अगर ये मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर होता है तो हम बोलते हैं कि वो बच्चा मैक्रोजोमिक है। ठीक है, ये मैक्रोजोमिया बेसिकली आपको प्री जेस्टेशनल एज वेल एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस दोनों के अंदर आपको मैक्रोजोमिया एज ए कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मैक्रोजोमिया एक्चुअल में हो क्यों रहा है डायबिटीज के अंदर। प्रेग्नेंट फीमेल को अगर डायबिटीज है तो उसमें मैक्रोजोमिया क्यों हो रहा है, रीजन समझाता है। देखो क्या है ना, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है मदर के अंदर, मदर को डायबिटीज है ना, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा मदर के अंदर, तो ये जो ग्लूकोज है फीटस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो फीटस के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू दी प्लेसेंटा, क्या मैटरनल इंसुलिन क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को? जी नहीं, मैटरनल इंसुलिन नहीं जाएगा, मैटरनल सिर्फ ग्लूकोज चल जाएगा फीटस के अंदर, जिसके कारण फीटस के अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब इस हाइपरग्लाइसीमिया को कम करने के लिए, ग्लूकोज के लेवल्स को कम करने के लिए जो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा फीटस के अंदर वो बढ़ जाएगा। देयर विल बी मोर फीटल इंसुलिन प्रोडक्शन रिजल्टिंग इनटू फैट डिपोजिशन, around the fetal shoulders, around the fetal liver, which will result into macrosomia। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ज्यादा इंसुलिन जो होता है ना वो बेसिकली लाइपोलिसिस नहीं करता, वो लाइपोजेनेसिस करता है, मतलब वो फैट डिपोजिशन करता है। और ये जो फैट डिपोजिशन होता है ना, ज्यादातर ये फैट डिपोजिशन अराउंड फीटल शोल्डर्स एंड फीटल लिवर होता है।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है फॉर दी फीटल ग्रोथ। तो फीटल ग्रोथ के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फॉलोड बाय इंसुलिन। अगर ये ऑप्शन में तो ये मार्क करना, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इंसुलिन मार्क करना। ग्रोथ हार्मोन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द फीटल ग्रोथ, इट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। फिर हम बात करते हैं कि कौन से अदर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर द मैक्रोजोमिया। तो वो होता है पहला तो डायबिटीज, जो हमने पढ़ लिया, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर माइक्रोजोमिया। दूसरा ओबेसिटी, ये एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, मतलब अगर मैटरनल मदर अगर ओबीज है तो वो एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर मैक्रोजोमिया। मल्टीपैरिटी, मतलब एक बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर से ये रिस्क फैक्टर हो जाता है। इंक्रीजिंग एज, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब क्या कि डिलीवरी मोर देन इक्वल टू 42 वीक्स के बाद हो रही है, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या बात होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर बड़ा हो जाता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी जो बच्चे की बॉडी है वो बड़ी होती रहती है। तो अगर जितना बड़ा थर्ड ट्राइमेस्टर होगा उतनी बड़ी आपके बच्चे की बॉडी हो जाएगी, इसलिए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी भी रिस्क फैक्टर होता है मैक्रोजोमिया के लिए। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बेबी विद मैक्रोजोमिया, दिस इज आल्सो द रिस्क फैक्टर। एक्सेसिव जेस्टेशनल वेट गेन एंड रेशियल, मतलब रेशियल फीचर्स भी, रेशियल फीचर्स नहीं मतलब रेशियल रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। फिर ये आपका मैक्रोजोमिया वाला बच्चा है, क्यूट तो दिख रहा है लेकिन ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है बच्चे का। इट इज सीन इन बोथ प्रीजेस्टेशनल एज वेल एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, ये पहले भी बता दिया था मैंने। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है जो कि मैक्रोजोमिया से भी एसोसिएटेड होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला तो है शोल्डर डिस्टोकिया, जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। दूसरा है सडन स्टील बर्थ। क्या होता है ना, मैक्रोजोमिक बच्चा जो है इसका इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकता है। कैसे समझाता है, देखो जो आपका मैक्रोजोमिक बड़ा बच्चा होगा, ये बड़ा सा बच्चा होगा, बड़े बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा ऑक्सीजन की इसको जरूरत पड़ेगी और इसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मेनी एपिसोड्स ऑफ हाइपोक्सिया हो सकते हैं। अगर ये एपिसोड्स ऑफ हाइपोक्सिया सस्टेन्ड रहते हैं देन देयर कैन इट कैन रिजल्ट इनटू इंट्रायूटेराइन डेथ। और अगर ये इंट्रायूटेराइन डेथ आफ्टर 20 वीक्स होती है तो उसको हम स्टिल बर्थ बोलेंगे क्या? जी बिल्कुल बोलेंगे। तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है माइक्रोजोमिया के साथ वो शोल्डर डिस्ट्रोकिया, दूसरा हो सकता है सडन स्टिल बर्थ, तीसरा हो सकता है डिलेड लंग मैच्योरेशन। अब डिलेड लंग मैच्योरेशन क्यों हो रहा है मैक्रोजोमिक बच्चे के अंदर, समझाते हैं। देखो मैक्रोजोमिक बच्चे के अंदर क्या है, हाई इंसुलिन है ना, मतलब बेसिकली डायबिटीज है उस जिसके कारण मैक्रोजोमिया हो रहा है, डायबिटीज के कारण मैक्रोजोमिया हो रहा है। अब डायबिटीज के अंदर हाई इंसुलिन था, हाई इंसुलिन क्या करता है ना, इट कॉजेस सेलुलर हाइपरप्लेजिया एट कॉस्ट ऑफ सेलुलर मैच्योरेशन। मतलब लंग्स के सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा तो देता है लेकिन उन सेल्स को मैच्योर नहीं होने देता, जिसके कारण जो लंग की मैच्योरिटी होती है वो डिलेड हो जाती है। डिलेड लंग मैच्योरेशन होता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि मैक्रोजोमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर आपको कुछ वन लाइनर्स पता होने चाहिए लंग मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग। पहला वन लाइनर है, बेस्ट मार्कर कौन सा होता है फॉर द लंग मैच्योरेशन इन डायबिटिक प्रेगनेंसी। तो बेस्ट मार्कर फॉर लंग मैच्योरेशन डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल्स, जो कि हम एमनियोटिक फ्लूइड से चेक करते हैं। अब यहाँ पर सर्फैक्टेंट से दो आपको वन लाइनर्स पता होने चाहिए। पहला जो है वो है सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन कब शुरू होता है, तो ये 20 हफ्तों में आपका सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता है 28 हफ्ते के अंदर। जो तीसरा फिटल कॉम्प्लिकेशन आता है आपके डायबिटीज के अंदर वो होता है प्री मैच्योरिटी। अब ये प्री मैच्योरिटी बेसिकली आइट्रोजेनिक भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। अब हम अगले लेक्चर में जो है इस शोल्डर डिस्टोकिया को, जो कि खुद मैक्रोजोमिया का कॉम्प्लिकेशन है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।